उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, हम लोग क्रैश कोर्स की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्लास 12 की फिजिक्स सीखते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पहुंच गए हैं और चैप्टर नंबर 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके 2 से 3 लेक्चर लगभग आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव होगा और इन 3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपकी बिहार इंटर परीक्षा 2025 में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, जा सकते हैं नहीं, पूछे जाते हैं। लगभग 12 से अधिक नंबर, 12 प्लस नंबर अधिक इससे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन भी, एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की भी संभावना होती है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन 2 प्रश्न आ सकते हैं और अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो वो 6 से 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाते हैं। तो विद्यार्थी जी याद रखना, चैप्टर महत्वपूर्ण है। क्रैश कोर्स का आज क्लास नंबर 6 है बच्चों, आज क्लास नंबर 6 है। टोटल क्लासेस मिलाकर के आपको बताया गया है 60 के आसपास, 60 प्लस या 60 क्लासेस होंगी, इससे कम नहीं होंगी, क्योंकि इससे कम क्लास में सिलेबस के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बता पाना संभव नहीं है। 60 से अधिक या 60 क्लासेस लगभग बच्चों आपको कराई जाएंगी, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग जैसा मार्गदर्शन हम लोग कर रहे हैं वैसा आप लोग कर रहे होंगे। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं डेली उनको अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे और उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ साथ बना रहे होंगे और फिर रिवीजन के समय रात में आप उनको पढ़ रहे होंगे या सुबह उठकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों 8 घंटे 7 घंटे अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं तो 5-6 घंटे आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, 5-4-9 घंटे सिर्फ, प्यारे बच्चों आपके पास सोने के लिए 5 से 6 घंटे हैं। ये 3 महीने आपको जमकर मेहनत करना ही होगा, इससे कोई समझौता नहीं है, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप इससे बचाव कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, लव यू सो मच, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों का, सभी का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। फिक्र करता है क्यों तू, फिक्र से होता है क्या, तू कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख कल होता है क्या। अर्थात विद्यार्थी जी खुद पर बस भरोसा रखो और जम करके मेहनत करते रहो, ठीक है। चले, सभी का आशीर्वाद हमारी तरफ से भाई, सभी को भर भर के आशीर्वाद है, ठीक है बाबू। हम लोग इसमें किन बातों पर चर्चा करेंगे, आज का जो हम लोगों का पॉइंट है टुडेज गोल है, आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। आपको पता है इसमें विभव तथा धारिता के संबंध में बात होती है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, पहली आप लोगों को विभवांतर के बारे में बताएंगे, विभवांतर क्या होता है। उसके बाद आपको हम बताएंगे विभव की परिभाषा, उसके मात्रक एवं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तीसरा बताएंगे आपको डेरिवेशन जो होगा, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, आवेश के कारण विद्युत विभव। आज प्यारे बच्चों आपका यह डेरिवेशन होगा, ये डेरिवेशन भी आज की क्लास में होगा, ये परिभाषाएं भी होंगी, ये डेरिवेशन भी होगा। आपको हम ये भी बताएंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है। साथ ही साथ हम आपको गाइड भी कर देंगे आज के इन पॉइंट्स पर कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कैसे निकालें, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कैसे निकालें, निरक्षीय स्थिति में विभव, स्थिति में विभव। कल हम इस पॉइंट पर भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी बिंदु पर अगर विभव निकालना हो तो क्या हो करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स है, विभव प्रवणता के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं समय मिलने पर। 1 घंटे का टाइम है और मैं सभी बातें ये करूंगा भी बिना देरी किए भाई, बात समझ गए। तो कुछ ये वे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट चलिए हम लोग चलते हैं विभवांतर की तरफ कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं बाबू। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिएगा विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। देखो मजे करने का समय नहीं है, पढ़ने का समय है। तो एक एक बेसिक पॉइंट अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई। ये आपको हेडिंग लिख लेनी है बाबू, हेडिंग लिख लेनी है जी। गुरुजी तैयार हैं। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही विद्युत विभवांतर को बाबू डिस्कस करते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही हम लोग विद्युत विभवांतर को डिस्कस करते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ जाएगा। देखो बाबू कहीं पर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, सबसे पहले विद्युत विभवांतर हमें समझना होगा, तभी विद्युत विभव समझ में आएगा। जो बच्चे कहने सर विद्युत विभव की परिभाषा, ठीक है। ठीक है,
सर बुक आएगा कि पीडीएफ? देखो बाबू, बता दिया गया, मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा कर दी थी भाई कि बुक के लिए पब्लिकेशन पकड़ना पड़ता है, पब्लिकेशन से बात होती है और बड़ी कॉस्टली पड़ रही है बुक, तो उस पर प्रिंस सर जल्दी आप लोगों के बीच फैसला लाने वाले हैं कि क्या करना है। बुक को किस प्रकार से आपके सामने पेश किया जाएगा, पीडीएफ के रूप में या बुक के रूप में, ठीक है, समझ लेना। पहले इसके अब चर्चा कर रहे हैं जो पढ़ाई की, तो सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। मिलेगा कंटेंट, इस बात का भरोसा विश्वास मैं दिलाता हूं, मिलेगा कंटेंट और कॉस्ट भी कम रहेगा। अगर बुक आएगी तो बुक का कॉस्ट कम, अगर पीडीएफ आएगा तो फिर भाई उसमें इतनी कोशिश करूंगा कि आपको वो जितने बच्चे क्रैश कोर्स से जुड़े हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल जाए, या उनको प्राइवेट करके कुछ दिया जाए जिससे उन बच्चों को लाभ हो सके जो हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं होगा, बात समझ गए? तो इसलिए प्यारे बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, टारगेट बोर्ड जो फैसला लेगा आपके हित में लेगा, है ना। तो बातें न करते हुए बस मेन मुद्दे पर अब आते हैं। इसके ऊपर विद्युत विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हमने क्या कहा कि विद्युत विभव की परिभाषा समझने के लिए विद्युत विभवांतर को भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए विद्युत विभवांतर क्या होता है ध्यान से समझना। इस मान लो विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु है, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, और इन विद्युत क्षेत्र में, इस पूरे विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु से, मान लो, समझना, हाँ बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक धन परीक्षण आवेश पर किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। थोड़ी सी बात सर समझ में नहीं आई बच्चों, जो हम कार्य करेंगे वो W एक्सटर्नल होगा, बाह्य कार्य होगा, बाह्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा। इसमें विद्युत क्षेत्र के बराबर ही बल लगाएंगे और उसी बल के बराबर हम इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। यहां पूरे में विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, इस पूरे बोर्ड में विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, और बोर्ड में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हमें विद्युत विभवांतर बताना है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम क्या ले जा रहे हैं, धन परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं। तो धन परीक्षण आवेश की वैल्यू को हम मानेंगे 1, तो यह बोला जाएगा कि विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, सुनना ध्यान से, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखना हम शुरू करें, कोई दिक्कत? लिखना विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर आप चाहो तो एकांक धन परीक्षण आवेश लिखो या केवल धन परीक्षण आवेश भी लिख सकते हो, क्योंकि धन परीक्षण आवेश का मान ही एकांक होता है। तो लिख दे रहा हूं बहरहाल मैं एकांक धन परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा ले जाने में किए गए कार्य को, सीधे लिख लेंगे, ले जाने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। पहले भी ये अगर फुल कोर्स में आप लोग पढ़े हैं तो ये डिफिनेशन अच्छे से याद होगी। किनको याद है जरा यस या नो में कमेंट करके बोले। ये चैप्टर की शुरुआत है, थोड़ा सा समझने की बेसिक बातें हैं, कोशिश जरूर करना। सर जो आप पढ़ाते हैं क्वेश्चन इसी में से आएगा ना बाबू, एकदम गेस करके क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। उम्मीद मेरी भी यही है कि ईश्वर यही करे कि जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं में से आए। एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हवाई वाली बातें नहीं है। सर वीडियो में देखें 10th का बुक है, 10th का बुक आ गया है क्रैश कोर्स का, उसमें कम पेज थे, वो सस्ती पड़ रही थी, वो बन गई। 12th की बुक में पेजेस ज्यादा हैं, वो महंगी पड़ रही है, बात यह है। यस सर याद है, वेरी गुड। तो बाबू विद्युत क्षेत्र के भीतर प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को, यहां पर को नहीं लिखें, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हम बी बिंदु से ए की ओर ला रहे हैं, तो अंतिम बिंदु में प्रारंभिक बिंदु का, उनके बीच का विद्युत विभवांतर क्या लिखेंगे? प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु में VA माइनस VB बराबर
W कौन सा? एक्सटर्नल, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो बाह्य कार्य होगा W एक्सटर्नल, W अपान में Q नॉट। बाबू यही होगा विद्युत विभवांतर का सूत्र। आप एग्जाम में इतना लिख देंगे, W कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम लिख देंगे, आपका सक्सेस हो जाएगा। तो यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। बस इतना लिख देंगे, आपके एग्जाम में श्योर है आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बाबू प्रश्न किस प्रकार से और पूछा जाता है? प्रश्न में यह आएगा कि विद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। दूसरा, विद्युत विभवांतर क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। दोनों प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो अगर विद्युत विभव आए, वो विद्युत विभवांतर आए, तो आप ये परिभाषा लिखना। लेकिन अगर विद्युत विभव आ रहा है तो फिर पूरी सेम यही परिभाषा नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र के भीतर बाबू अगर किसी बिंदु पर विभव बताना है, मान लो इस बिंदु पर आपको विभव बताना है, बिंदु ए पर विभव कितना होगा, तो किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के भीतर विभव बताने के लिए हम दूसरा बिंदु जो मानते हैं वो अनंत पर मानते हैं और अनंत से धन परीक्षण आवेश को लाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि दूसरे बिंदु पर हमें विभव को शून्य करना होगा, क्योंकि V इन्फिनिटी जो होता है प्यारे बच्चों वो 0 होता है, V इन्फिनिटी 0 होता है। तो हम ये कहते हैं कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, फिर विभवांतर नहीं शब्द इस्तेमाल करते। तो इसका परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखिए। उत्तर लिखेंगे, इस पर क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु नहीं, अनंत से किसी बिंदु, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में प्रति एक लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है बाबू, मिलती जुलती परिभाषा होगी। मैंने क्या कहा? मैंने शब्द पहले ही एकांक जोड़ दिया है। हो सकता है आपकी बुक में परिभाषा ऐसा लिखा हो कि विद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो ऐसा भी शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, याद रखिएगा इसका। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो बी पॉइंट तो 0 अर्थात VA अगर आप निकालो VA माइनस V इन्फिनिटी, विभवांतर की तरह रखो। आप अनंत से ला रहे हो ए पर, तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु के विभवांतर बराबर क्या, W अपान में Q नॉट। लेकिन यहां पर V इन्फिनिटी का वैल्यू कितना, 0, तो केवल आप पॉइंट VA पॉइंट पर कितना विभव होगा, W अपान में Q नॉट। यही विद्यार्थी जी परिभाषा सूत्र होता है। इसका एसआई मात्रक पूछा है तो आप एसआई मात्रक लिख देंगे। क्या एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आप लिख देंगे। एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अगर इसकी विमा पूछता है तो आप क्या बताओगे, अगर इसकी विमा पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे? विमा के लिए प्यारे बच्चों W की विमा होती है mL2T-2। कितने बच्चों को ये याद है? कार्य की विमा mL2T-2, बल की विमा mL_T-2। अच्छा, बटे में Q नॉट मतलब आवेश की विमा AT होती है। अब AT पलट के ऊपर जाएगा बाबू, तो M है, L तो है नहीं, A है, L2, अच्छा L2 ऊपर एक ही 2 बार है वो लिख दिए। A यहाँ एक है, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, -1। T एक ये है, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, -2 -1 मिलके -3 बना लेगा। इस प्रकार से T-3 बन जाएगा। ये इसकी विमा हो जाएगी बच्चों। आप इस परिभाषा को अगर इतना लिख देंगे तो एग्जाम में 2 अंक मिल जाएंगे। ये पहले भी पूछी गई परिभाषा है, क्वेश्चन बैंक में आपको ये परिभाषा मिल जाएगी। और इसको भी मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, विद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, इसको भी आपको मैंने अच्छे से सिखा दिया। बताइए, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। जूल प्रति कूलाम, यह एक अदिश राशि है। सब कुछ सही है। कौन क्या बोल रहे हो? सही है, ये तो ये था। अच्छा सही है। ये विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, विमा। सही है, जूल प्रति कूलाम। सही है सब कुछ। हाँ, जूल प्रति कूलाम ना।
जूल प्रति कूलम। ओहो हो, एक बात और, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, क्योंकि ये किसके नाम पर बनाया गया था? वैज्ञानिक वोल्टा के नाम पर ही विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो बाबू एसआई मात्रक वोल्ट लिखना, जूल प्रति कूलम नहीं। एसआई मात्रक वोल्ट। एम के एस मात्रक अगर पूछे, एम के एस मात्रक तो क्या लिखोगे? एम के एस मात्रक पूछेगा तो आप जूल प्रति कूलम लिख दोगे, जूल प्रति कूलम लिख दोगे, जूल प्रति कूलम। एसआई मात्रक पूछेगा तो आप वोल्ट लिखोगे, बिल्कुल सही बात। एक दो बच्चे कमेंट किए हैं, हाँ ये भी एक क्या है? अदिश राशि है। ये भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों ही अदिश राशियां हैं। एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। वेरी गुड। एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। हाँ, साइंटिस्ट वोल्टा के नाम पर। वेरी गुड। चलें अब नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट पॉइंट पर अब आपको एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ाने से पहले, क्योंकि वो लॉन्ग एक डेरिवेशन है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले एक दो और जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक दो और जो छोटे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चों, ये कि समविभव सतह से क्या समझते हैं, इसके दो गुणों को लिखिए। तो समविभव सतह, जैसा कि नाम पता है, समविभव मतलब समान विभव, लेकिन कहां पर? पृष्ठ पर। प्यारे बच्चों, जैसे हथेली पृष्ठ है, अगर इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा तो वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। मेरी हथेली क्या कहलाएगी? समविभव पृष्ठ कहलाएगी। तो समविभव सतह से क्या समझते हैं, इसके दो गुणों को लिखे। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 अंक आपको दिला सकता है अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो, और आ भी सकता है क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है, पहले पिछले साल ही नहीं पूछा है और पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, तो समविभव सतह वह सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। सिंपल सी बात, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। सम मतलब प्यारे बच्चों समान, और विभव मतलब विभव, विभव मतलब विभव। बस इन दो चीजों को याद रखना, सम विभव और आगे लिखा हुआ है सतह। तो मतलब वह सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होता है, उसे समविभव सतह कहते हैं। पहला बिंदु क्या है, इसके गुण क्या है? तो समविभव सतह हमेशा विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। जैसे विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में जा रही हूं, गौर करना मेरी बात पर, विद्युत बल रेखाएं ये मेरी ये वाली हथेली इस दिशा में जा रही, जूम, तो इस तरफ से एकदम लंबवत निकल रही विद्युत बल रेखाएं ऐसे। तो इसका मतलब ये सतह कैसी है? समविभव सतह है, और हमेशा लंबवत निकलती। सतह का क्षेत्रफल ऐसे है, एकदम तल ऐसे है, ये तल तो इस प्रकार फैला है लंबा लंबा, लेकिन तल से लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकल रही, ना कि तल के समांतर। तल के समांतर होता तो ऐसे निकलती, ऐसे नहीं, ऐसे निकल रही विद्युत बल रेखाएं। तो हमेशा विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। समविभव सतहें एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर दो समविभव सतहें एक दूसरे को काट देंगी तो वहां पर बच्चों क्या होगा? एक समविभव सतह ये हो गई, एक समविभव सतह ये हो गई, ये लो। अब अगर ये एक दूसरे को काट देंगी तो होगा क्या कि इनसे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और आपको मैंने बताया था कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं सम हो जाएंगी, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है किसी बिंदु पर, यानी कि दो दिशाएं एक ही बिंदु पर होंगी। ये चीजें होती हैं, याद रखना। तो ये समविभव सतह से रिलेटेड बात हो गई, समविभव सतह से रिलेटेड बात हो गई। आपको और जो बात बतानी है, ठीक है, देखो बाबू, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले अब उसका डेरिवेशन भी करना है। हाँ, कहाँ गया वो डेरिवेशन? शायद लिखना भूल गए क्या टाइपराइटर महोदय जी? शायद टाइपराइटर महोदय जी लिखना भूल गए। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। प्रश्न बाबू किस प्रकार से कई बार पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न किस प्रकार से एग्जामिनर पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये पूछता है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर या एकल बिंदु आवेश के कारण, थोड़ा सा सही से लिखता हूं, प्रश्न है एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एकल बिंदु आवेश के कारण सबसे बेसिक डेरिवेशन और सबसे पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का है। एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इस डेरिवेशन से आपके बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, मतलब आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो इस डेरिवेशन से प्राप्त जो सूत्र है वो आपको जरूर आना चाहिए।
इस डेरिवेशन से प्राप्त जो सूत्र होगा वो आपको जरूर याद होना चाहिए, तभी आप आगे हल कर पाओगे चीज। आइए हल करते हैं, इसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं। उत्तर, एकल बिंदु आवेश या एक बिंदु आवेश के कारण, ये ऐसा भी लिख सकते हैं एकल। अरे भैया तुम लोग ना हमको अब समझाने लगे हो, ये गुरुजी गलती किए है ना, गलती गुरुजी की पकड़ने मिल जाए बस, फिर देखो, फिर हम बताते हैं अपना, हम छापू सुल्तान से कम है क्या, है ना, छापू सुल्तान से कम है क्या, तुरंत बताएंगे ये बात को। एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बाबू परेशान मत हो, एक एक चीज को अच्छे से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माना फलाना धमाका भी लिखना है और आपको डेरिवेशन भी करना है। विद्युत विभव की परिभाषा पता है, काम पता है कि कैसे विद्युत विभव आता है, कि कहीं अनंत से हम आवेश को लेकर के आते हैं किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर हम विभव बताते हैं। मान लो बाबू के ई आवेश है, क्यू कूलाम का आवेश जो है वो बिंदु ओ पर रखा है। ध्यान से सुनना, इस आवेश का अपना एक चारों ओर क्या होगा, क्षेत्र होगा, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और उस विद्युत क्षेत्र में मान लो आर दूरी पर कोई बिंदु यहां पर है पी बाबू, क्या है पी, पूरा विद्युत क्षेत्र फैला है और इस विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु पी है, यहीं पर आपको विद्युत विभव बताना है। कैसे बताओगे, इस बिंदु पर विभव बता, विद्युत क्षेत्र बहुत दूर फैला हुआ है, बहुत दूर, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र बहुत दूर तक फैला हुआ है, लेकिन मान लिया आर दूरी पर बिंदु पी पर बताओ, अरे वो बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी मान सकते हो, लेकिन उधर लिख रहे हैं थोड़ा सा इस तरफ लैंग्वेज आ जाएगी, लिखने देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो हमें काम कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो आगे चलते हैं, पहले लिखते भी है माना फलाना धमाका। माना फलाना धमाका में क्या लिखेंगे बाबू, कि माना एक बिंदु आवेश, एक बिंदु माना एक क्यू कूलाम का, ऐसे लिख दीजिए, माना एक क्यू कूलाम का बिंदु आवेश किसी बिंदु आवेश, माना एक क्यू कूलाम का बिंदु आवेश किसी बिंदु ओ पर रखा है, किसी बिंदु ओ पर रखा है। अब इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में ही आपको पी बिंदु पर निकालना, तो यहां पर लिख सकते हैं आवेश क्यू से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर, आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर, आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी। बाबू हमारा ये उद्देश्य है, मैं कहता हूं जब भी आप पढ़ाई करो तो छोटा सा उद्देश्य बनाओ कि आज हम इस डेरिवेशन को सीख के रहेंगे हर हाल में, चाहे ब्रह्मा जी उतर आए आज हमको, हाँ कुछ भी कहें हमसे, लेकिन आज हम इस छोटे से डेरिवेशन को करके रहेंगे। यही छोटा सा उद्देश्य अगर आपने अपने जीवन में बना लिए तो इन छोटे छोटे उद्देश्यों से आपके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जो आपने सोच रखा है कि 95% प्लस हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लोगे, लेकिन आज के दिन से, अभी से एक छोटा सा प्रयास जारी रखो कि जितने बच्चे हमारे सामने देख रहे हैं ये सारे बच्चे आज इस लेक्चर को अंत तक देखते रहें। यही आपका छोटा सा प्रयास आपको आदत डलवा देगा। आदत क्या चीज होती है, आदत को गुड हैबिट बैड हैबिट्स पता है ना, नहीं जानते हो, अरे भाई लॉन्ग लेक्चर्स में बात करते हैं, मैं ज्यादा अभी यार लेक्चर्स में बात नहीं करना चाहता क्रैश कोर्स के भीतर, लेकिन थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगा कि आप अगर आप किसी से बात करते हुए भी जा रहे हो ना, बहुत एकदम बातों में खोए हुए अपने दोस्तों के साथ, फिर भी जब आपके घर वाली गली आएगी ना गांव में घूमते हुए, कहोगे भैया मेरा घर आ गया, आप जा रहे हैं, घर की तरफ मुड़ जाओगे, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इंडिकेट करता है, आदत पड़ चुकी है आपको अपने घर के जाने की, रास्ते की। आप कहीं बाहर से आए, कुछ भी नहीं, बिना सोचे समझे, मान लीजिए स्कूल से आते हो, टाई खोले, बैग उतारे, जूता उतारे, फिर आगे बैठ गए खाना खाने, हाथ पैर धुल के, क्यों, क्योंकि आपकी वो आदत है। और यही आदत, छोटी छोटी आदतें हर तरह से बनाई जा सकती हैं, जरूरत है प्रैक्टिस की, रोज अभ्यास की। मैंने क्या कहा, आप अगर अच्छी आदतों को करना चाहते हो तो एक दिन कष्ट होगा, 2 दिन कष्ट होगा, लेकिन हमेशा नहीं, फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर मेहनत करने का आपको जुनून आ जाएगा, आपके अंदर एक काम करने का कौशल आ जाएगा, फिर आप आदत उसकी हो जाएगी। जब काम करने को नहीं मिलेगा ना, या पढ़ने को नहीं मिलेगा ना, तो चिड़चिड़ाहट होगी कि लगता है हम फ्री बैठे हैं यार, लगता है हम फ्री बैठे हैं, बहुत दिन से फ्री बैठे हैं, पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको आदत लग चुकी है। और जब अच्छी चीजों की आदत लग जाए ना, तो ईश्वर भी आपको अपने लक्ष्य की ओर भेज देता है, वो भी मदद करता है, सारी कायनात आपको उस लक्ष्य से मिलाने में लग जाती है, जब आपका प्रयास ईमानदारी से किया गया हो। अगर आपका प्रयास ईमानदारी से किया गया हो तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारी कायनात आपको मिलाने में उस पर लग जाती है, याद रखना।
हम क्या बात कर रहे हैं बाबू कि आप हमेशा छोटा छोटा लक्ष्य बनाओ, जैसा कि अभी आपको लक्ष्य बनाना है कि इस डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट कर लेना है कि भैया माना एक क्यू कूलाम का बिंदु आवेश किसी बिंदु ओ पर रखा है और आवेश क्यू से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। ये आपका आज का लक्ष्य है, उद्देश्य है, ये काम करना है। काम क्या, फिर से याद दिलाता हूं, काम है आपका कि ये क्यू कूलाम का आवेश रखा है बिंदुओं पर और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इसी जगह पर आपको विद्युत विभव बताना है। इसकी दूरी आवेश से कितनी है, आर है। आवेश का चारों ओर क्या है, अपना विद्युत क्षेत्र है। कैसे बताओगे, प्रोसेस क्या है वो भी पता है, परिभाषा में बताया गया कि विद्युत विभव कहता है कि अगर हम किसी बिंदु पर विभव बताना चाहते हैं तो हम बाबू अनंत से, हे बाबू ध्यान भटका ना तुमरा, चाहे जितना समझा लो, अनंत से हम किसको लेकर के आएंगे, आवारा आवेश धन परीक्षण आवेश को लेकर के आएंगे। लेकिन आवारा आवेश धन परीक्षण आवेश को लेकर के आने में थोड़ी सी समस्या है। अनंत से बिंदु पी पर लाना, अनंत जो कि काल्पनिक है, पता नहीं कितनी दूर होगा, लाने में इतना भारी भरकम काम सर हमें मिला था आपको सौंपने के लिए। हम छापो सुल्तानों को, हम महापुरुषों महादेवियों को हम मिले थे, आपको हम महादेवी महापुरुष मिले थे, आपको सम्मान देना चाहिए। हम लोगों को इतना बड़ा काम सौंप दिया अनंत से लाने वाला। अरे नहीं भाई, हम इस काम को छोटा छोटा करेंगे, एक बार छोटू सा काम निकालेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, काम हो जाएगा खत्म। बड़े मियाँ को बुला लेंगे, कौन, समाकलन भैया को। लेकिन अभी पहले समझिएगा, हम अगर मान लें कि यहां पर धन परीक्षण आवेश रखा है अनंत पर, तो उनके बीच क्या कार्य करेगा, विद्युत बल कार्य करेगा, यस और नो? यस सर, विद्युत बल कार्य करेगा। तो हम कहेंगे चित्र से, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, चित्र से आवेश Q तथा Q नॉट के बीच के मध्य कार्यरत विद्युत बल क्या कहोगे, कार्यरत विद्युत बल एफ ई की वैल्यू आप कहोगे, एफ ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। आर है, बताओ यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है? ए भैया यहां से Q से Q नॉट के बीच की दूरी आपको पता है? नहीं पता है, झूठ मत बोलो, नहीं दूरी पता है तो मान लेते हैं कि अनंत की दूरी, जो अनंत बिंदु कहीं पर है, आवेश से अनंत की दूरी कितनी है, x है। तो हम कहेंगे यहां पर क्या, x²। अब सही है, अब दूरी x सही है, अभी तक गलत था, x²। अच्छा चलो ठीक है सर, आप मान लिए, आपकी बात हम मानते जा रहे हैं, जो भी मानते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं हम कि भैया यहां से यहां तक की दूरी x² है, ठीक है, x मतलब x है और दूरी का वर्ग यहां होगा x²। हमको विद्युत विभव लाना है ना, बात इस पर आइए सर। और अगर विद्युत विभव लाना है तो बच्चा पार्टी याद करो कि हमें विद्युत विभव के लिए इस आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालना होगा, और वो कार्य इन्फिनिटी से जब यहां तक लाएंगे तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। इसलिए हम इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, पहले एकदम छोटू सा dx दूरी विस्थापित करेंगे। इस टोटल की दूरी जो x है, इतनी दूरी x दूरी पर है, उसमें से एक छोटू सा पहले से डिस्प्लेसमेंट देंगे, उसको छोटा सा खिसकाएंगे Q नॉट को। dx दूरी बहुत छोटी दूरी है, dx दूरी खिसकाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसकी गतिज ऊर्जा ना बदले, इसका त्वरण ना बदले, एकदम धीरे धीरे ले जाते हैं विद्युत बल के बराबर। जो आप बाह्य बल लगा रहे हो एफ एक्सटर्नल, आप एफ एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रहे हो, इस दिशा में, क्योंकि विद्युत बल प्यारे बच्चों ये भी धनावेशित है, ये धनावेशित होता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो विद्युत बल की दिशा किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। विद्युत बल जो है वो बाह्य बल के बराबर है, लेकिन विद्युत बल इस दिशा में और आप बाह्य बल इस दिशा में लगा रहे हो, लेकिन किसके बराबर, विद्युत बल के बराबर ही लगा रहे हो। ज्यादा नहीं, ज्यादा लगा दोगे तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी किसमें, आवेश में, जो कि गलत हो जाएगा। इसका ना गतिज ऊर्जा है ना इसका त्वरण बदले, सिर्फ और सिर्फ इसे उसी वेग उसी बल से लगाना है, तो अपने आप ये धीरे धीरे चलने लगेगा। आपके बाह्य बल के प्रभाव से अपने आप इधर धीरे धीरे चलने लगेगा। तो ये माइनस एफ ई, एफ एक्सटर्नल की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एफ ई की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस घटना को थोड़ा सा यहां पर लिखने का जिक्र प्रयास करते हैं। क्या, अनंत से धन परीक्षण आवेश, अनंत से धन परीक्षण आवेश Q नॉट को आर दूरी पर, Q नॉट को आवेश Q से, कहां से, आवेश Q से R दूरी पर, आवेश Q से R दूरी पर, पूरी बात लिख रहे हैं, R दूरी पर बिंदु P तक लाने के लिए, बिंदु P तक लाने के लिए किया गया, लाने के लिए विद्युत बल के विरुद्ध
के लिए विद्युत बल के विरुद्ध किया गया हाँ, बिंदु P तक लाने के लिए विद्युत बल के विरुद्ध किया गया, रुकिए 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 थोड़ा सा, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया सूक्ष्म कार्य। सूक्ष्म कार्य, सूक्ष्म कार्य क्यों बच्चों? हम dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं। dx दूरी का भी उल्लेख कर दें तो बहुत अच्छा है लैंग्वेज में। अनंत से धन परीक्षण आवेश Q0 को आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P तक लाने के लिए, बिंदु P तक लाने में dx दूरी विस्थापन के लिए। अब देखो जोड़ दिए इतने शब्द, आप लोग भी जोड़ ही लीजिएगा भैया, लिख रहे हो, लेकिन जितना अच्छे शब्द लिखोगे बच्चों उतना ज्यादा आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी। आप एग्जाम के समय एक बार देखोगे और समझ जाओगे कि बात क्या लिखी थी हमने। फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं, परेशान मत हो। अनंत से धन परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं कहां पर? बिंदु P पर। यह बिंदु कहां क्या है, कैसा है? तो ये Q से R दूरी पर है, ठीक है। तो ये लिखें Q0 को आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P तक लाने में dx दूरी, इसको पहले छोटा सा विस्थापित करेंगे, तो dx दूरी विस्थापन के लिए विद्युत बल के विरुद्ध किया गया सूक्ष्म कार्य। इतनी भाषा लिखेंगे, ठीक है, इतनी भाषा लिखेंगे। और अब यहां पर लिखेंगे, हो सकता है आप इससे छोटी लैंग्वेज भी लिख ले जाओ, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम का बताता है बच्चों। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट सेम रखने होते हैं, भाषा अदल बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां आवेश Q0 नहीं, ये Q से R दूरी है, बात समझ गए। ये Q0 लिखा हुआ है जहां पर है। अच्छा यहां पर कह रहे हो Q1 Q2, तो चलो Q0 आप समझ गए। चलो अब देखो यहां पर किया गया सूक्ष्म कार्य होगा तो dw बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल कितना? F एक्सटर्नल। विस्थापन कितना? dx। अरे भैया किया गया सूक्ष्म कार्य तो सूक्ष्म को भी d से ही लिखेंगे, dw बराबर F एक्सटर्नल इंटू dx। F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी? माइनस का Fe होगा कि नहीं? माइनस का Fe होगा, माइनस का Fe। F एक्सटर्नल की वैल्यू मैंने बताई Fe dx। जिस दिशा में विस्थापन उसी दिशा में बल है, तो cos थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी भैया? जिस दिशा में विस्थापन उसी दिशा में F एक्सटर्नल का बल भी है। जो विद्युत क्षेत्र वाला बल है वो इस दिशा में है, क्योंकि धन धन प्रतिकर्षण बल है, ये इधर जाएगा, तो थीटा बराबर इस अवस्था में कितना है? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यहां पर ये बात का चाहो तो जिक्र कर सकते हो, F डॉट dx बराबर F dx cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है? 0 डिग्री। F dx cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो F d। कहीं पर हो सकता है आपको माइनस बताया हो, cos 180 वैल्यू लिखी हो, वो लोग गलत बताते हैं। आप 0 डिग्री लिख के करोगे तो ज्यादा सही, क्योंकि वो माइनस फिर वो लोग ये बताते हैं कि Fe वैद्युत बल इस दिशा में है, वैद्युत बल इस दिशा में। लेकिन ये वैद्युत बल द्वारा किया गया जब कार्य नहीं निकाल रहे हो तो वैद्युत बल की दिशा क्यों ले रहे हो? आप तो बाह्य बल की दिशा लोगे ना, और विस्थापन भी इसी दिशा में है ना, तो दोनों समान दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। खैर ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत इंटरनल आपको समझाने का तरीका है। बाकी आप इतना याद रखेंगे F एक्सटर्नल dx F एक्सटर्नल माइनस Fe के बराबर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि विद्युत बल इस दिशा में है और आप जो बल बाह्य बल लगा रहे हो वो इस दिशा में लगा रहे हो, वो इस दिशा में लगा रहे हो, ठीक है। कितने नंबर का आएगा भैया? 5 नंबर का आएगा। 180 ही होता है सर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? ध्यान से सुनो, F एक्सटर्नल बाह्य बल इस दिशा में और वैद्युत बल इस दिशा में, इन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण होता है। तो कई बुक्स में, मुझे भी पता है और मैंने भी ये बातें कई बार बच्चों को बताया है, कोशिश किया है कि इस बात को समझना। आप यहां पर दोनों तरह से लिख सकते हो, 180 डिग्री वाला भी लिख सकते हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि 0 डिग्री वाला लिखोगे, क्योंकि 180 वाला बुक वाले बताते हैं, वो किस लिए बताते हैं कि भैया ये बल का इस दिशा में, ये बल का इस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और विद्युत बल उस दिशा में कार्य कर रहा है, और विद्युत बल के बराबर ही तो बाह्य बल है। तो कहते हैं कि विद्युत बल की दिशा उधर, विस्थापन इधर, तो दोनों के बीच कोण कितना? 180 डिग्री। तो 180 रखते हैं तो माइनस F dx आ जाता है, वही लिखा होता है माइनस F dx। यही अंतर है। तो आप इन बातों को भैया 2 तरीके से लिख सकते हो। मैं यहां पर इसीलिए इस चीज को नहीं कभी जिक्र कर देता हूं, केवल समझाने के लिए, ताकि आप अगर लिखोगे तो एग्जामिनर पता लगे 180 डिग्री पढ़ के आया हो और अरे भैया बहुत टाइप के होते हैं, क्यों किसी को नहीं कह सकते भैया? कोई देख के नहीं आया कि कौन हमारी कॉपी चेक करेगा? एक से एक लोग चेक करते हैं, एक से एक लोग बैठे हैं, पुराने से पुराने लोग, नॉलेज है भी नहीं भी है, आलस करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कई बार सही कॉन्सेप्ट को गलत कर देते हैं। तो इसलिए भैया जितना लिख दो उतना ही सही है। माइनस Fe dx, समझो बाबू, बात करने वाली नहीं है, बात समझने वाली है। माइनस Fe इंटू dx, ठीक है सर। dw बराबर इतना। हम लोगों को बाबू कुल कार्य निकालना है ना, कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य निकालना है। तो r दूरी तक लाने में, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य कैसे निकलेगा? हम लोग Fe की वैल्यू भी लिख लें, है ना।
और समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, भाई देखो लैंग्वेज लिखनी होती, बोर्ड एग्जाम है। धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को आर दूरी तक, अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य तो बाबू कुल कार्य क्या होगा, समाकलन कर देंगे, जो टी डब्ल्यू लिखा है इधर समाकलन कर देंगे, क्या लिखा हुआ है माइनस का एफ ई, कहां से कहां तक बाबू ले जाना है, कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से आर दूरी तक, तो लिमिट क्या लगा देंगे इन्फिनिटी से आर। यहां पर समाकलन होगा डब्ल्यू के सापेक्ष हो रहा है तो डब्ल्यू ही आ जाएगा, केवल टी डब्ल्यू लिखा हुआ है मतलब यहाँ 1 तो डब्ल्यू ही आ जाता है। यहाँ एफ ई की वैल्यू लिखेंगे इन्फिनिटी से आर, एफ ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी आप लोगों ने देखा जो लिखे थे, और क्यू नॉट अपान में बीच की दूरी क्या थी एक्स स्क्वायर इंटू का डी एक्स। आप क्या करोगे बाबू, यहां से माइनस क्यू नॉट और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कॉमन है, बाहर निकालोगे, ये कांस्टेंट है, इनका समाकलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी के साथ में एक्स लिखा हुआ मतलब केवल एक्स के सापेक्ष ही समाकलन होगा, बाकी नहीं। तो बाकी सब वैल्यू बाहर आएंगी, माइनस का क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये विद्यार्थी जी बाहर रहेगा, समाकलन के अंदर बचेगा इन्फिनिटी से आर, और ये 1/x स्क्वायर इंटू यही बचेगा। 1/, में जो एक्स स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात -2 भी लिख सकते हैं, तो हम सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स की घात -2 इंटू डी। अब समाकलन का एक सूत्र आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन में आप लोगों को बताया जाता है कि अगर समाकलन करना है, ठीक है, समाकलन में पढ़े होंगे जो मैथ वाले बच्चे हैं कि x की पावर n dx बराबर क्या होगा, इसका सूत्र होगा x की पावर n+1 अपान में n+1, यही सूत्र होता है n+1 अपान में n+1। तो अगर ये वैल्यू है तब अगर हमें समाकलन x की पावर -2 dx करना है, इसका होगा x की पावर में -2 + 1 अपान में -2 + 1 बराबर x की पावर में बचेगा -1 बचे -1, जो कि हम लिख सकते हैं 1 अपान में x, -1 अपान में x लिख सकते हैं। यस और नो, यस और नो बताइए। अरे भैया x की घात -2 + 1 है तो -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, -1 बचेगा, नीचे -2 + 1 है क्योंकि ये होता ही है सूत्र n+1 और n कितना है -2, ये देखो लिखा है -2, तो -2 + 1 भी नीचे -1 बचेगा, वो -1 हम कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस लगा सकते हैं। x की घात -2 + 1, x की घात -1 ऊपर आएगा, ये देखो आएगा -1, यहां लिख दिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों का W की वैल्यू आ गई, W आ गया, W बराबर ये -Q नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में आया क्या -1 अपान में x। लिमिट क्या है, लिमिट है इन्फिनिटी से r। लिमिट अप्लाई होती है सभी को पता है कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। जरा अच्छा ये बताओ, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ये माइनस माइनस कर देगा बिल्कुल प्लस, तो ये मिलेगा क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 अपान में, लिमिट अप्लाई करें सीधे, देखो अपर लिमिट x की जगह रखेंगे तो r माइनस अपनी तरफ से लगाना होता है, फिर एक जिसके सापेक्ष किए थे समाकलन पूरा वही वैल्यू जहां है x की जगह उसी जगह लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो 1 अपान में ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू तो होती है 0, मतलब ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। इस क्यू नॉट को जो गुणा में लिखा है इस पक्ष में ले आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो W बट्टे में आ जाएगा क्यू नॉट बराबर, उधर बचेगा q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट को मैं इस W के बट्टे में ले आया हूं, यहां 1 अपान में r बचा। ठीक है, ये W अपान में क्यू नॉट क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा से बाबू, इसकी परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर होता है W अपान में क्यू नॉट, होता है कि नहीं, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, और V बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक Q अपान में R, Q अपान में इतने वोल्ट। विद्यार्थी जी अगर आप एग्जाम में इतना लिख देते हो तो यकीन मानो आपको ये 5 नंबर पूरे पड़े हुए मिलेंगे, अर्थात डेरिवेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? क्लियर?
कितने लोगों को समझ में आ गया भाई, बताइए। अच्छा नहीं समझ में आया, रिपीट कर दे रहा हूं बाबू, कुछ लोगों को लैंग्वेज लिखना नहीं आता है। देखो, चोरी नहीं करना लिखने से अगर चोरी कर रहे हो, पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी का नहीं लगता है भाई, किसी का नहीं लगता है। दोस्त हो मेरे तुम, एकदम सलाह से समझा रहा हूं, नहीं लगता है किसी का। सब परेशान होते हैं, सब हंसना खेलना चाहते हैं, पढ़ाई सबको बोझ लगती है, सबको बोझ लगती है, पता नहीं क्यों। लेकिन जिनको पसंद आ जाती है ना, जिनको इस किताबों से प्यार हो जाता है ना, बोलते हैं ना लोग, तो वाकई में फिर वो इतिहास रच जाते हैं। उसके लिए बस थोड़ा सा आदत डालो। अभी मैंने आज बात की आदत की, तो आपका सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा, बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, क्रैश कोर्स आप पढ़ रहे हैं, तो बाबू ये प्रश्न 5 अंक में आता है। कितने अंक में आता है गुरुजी? 5 अंक में आता है, ध्यान देना, 5 अंक में आता है। तो गुरुजी ये 5 अंक का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। हर एक लेक्चर लगभग 10 अंक का बताता हूं, हर एक लेक्चर लगभग 10 से 15 अंक का बताता हूं, जो कि सब्जेक्टिव वाले हैं। इन्हीं में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो केवल बताओ, ये आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? कई बार ये पूछता है कि विद्युत विभव एकल बिंदु आवेश कारण दूरी के साथ किस प्रकार संबंधित होता है, तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के साथ विभव घटता है, अर्थात सूत्र पूछ लेता है ये, मात्रक पूछ लेता है ये, अर्थात एक लेक्चर में ही आप लगभग 20 से 25 नंबर का पढ़ते हो और उनमें से आपको हल करना होता है। आइए इसको रिपीट कर देता हूं कि क्यू कूलाम का आवेश है, इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विद्युत विभव आपको बताना है। काम क्या करना है, जानते क्या हो अभी तक आप ये जानते हो कि किसी भी बिंदु पर अगर आपको विभव बताना है तो आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य होता है। यही परिभाषा आपको बताई गई विद्युत विभव की। तो हम अनंत से विद्युत विभव को लेकर, विद्युत आवेश को लेकर के आएंगे। कौन सा आवेश? तो प्रयोग करने के लिए एकमात्र आवेश है जिसको आप खोजना नहीं पड़ता, ये आवारा आवेश है, आप लोगों की तरह धन परीक्षण आवेश है। इसे हम प्यारे बच्चों अनंत से लेकर के आएंगे बिंदु पी तक, लेकिन बिंदु पी बहुत दूर है, क्योंकि अनंत बहुत दूर है। तो अनंत से बिंदु पी तक लाने के लिए हमें नहीं पता कितना काम करना पड़ जाएगा, इसलिए हम छोटा सा पहले काम करते हैं। एक छोटा सा काम, क्या उसके लिए लैंग्वेज लिखे, तो काम किसके खिलाफ करना है? काम करने के लिए बल की आवश्यकता होगी ना, कितना बल लगाना पड़ेगा यह जानना जरूरी है। तो बल बच्चों, जो इस आवेश और इस आवेश के बीच बल कार्य कर रहा है, विद्युत बल, उसी परिमाण के बराबर बल लगाना होता है। ज्यादा नहीं, ज्यादा लगाओगे तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसका त्वरण बढ़ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। इसलिए आपको करना यह है कि विद्युत बल के बराबर ही बल लगाना है, लेकिन धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ाते रहोगे, उसी परिमाण का बल लगाओगे, तो अपने आप आवेश इस दिशा में बढ़ने लगेगा। किस दिशा में? इस दिशा में। तो बाह्य बल जो लगा रहे हो उसका मान किसके बराबर? पहले तो आपने विद्युत बल लिखा, लेकिन यही विद्युत बल बाह्य बल के बराबर है, एफ एक्सटर्नल के बराबर है। यहाँ पर आप इस बात को लिख दो, ये किसके बराबर है? एफ एक्सटर्नल के बराबर है, लेकिन माइनस जरूर लगा दो। माइनस क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल उसके विपरीत है, और इसी माइनस को लिखा गया है प्यारे बच्चों, या इसी चीज को कई बुक्स में ये बताते हैं कि जिस दिशा में विद्युत बल है, विद्युत बल उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होता है, इसलिए 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस वजह से यहां माइनस लेकर के आ जाते हैं। देखो मैंने इसीलिए लिखा एफ एक्सटर्नल पहले, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस एफ ई। ठीक है, ये समझ गया, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ ई डी है। यहां पे चाहो तो ये बात लिख देना, यहां पर ये लिख देना, कितना, बस इतना लिख दो, बाह्य बल तथा बाह्य बल तथा बाह्य बल तथा विद्युत बल दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत, इतना आप लिख दोगे बस चल जाएगा। इसीलिए क्या ये ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया है, इसीलिए ये ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया है। आगे बढ़े, बहुत आसान था, छोटा सा पहले काम किए तो dx लगा हुआ है। बड़ा काम करने के लिए समाकलन दोनों पक्षों का करना होता है, ये मैंने कई बार बताया। समाकलन किए तो एफ की वैल्यू रखी, तो एक्स स्क्वायर आया। dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब x के सापेक्ष ही समाकलन होगा, तो केवल x वाली वैल्यू रोकेंगे, बाकी सबको बाहर कर लेंगे। Q0 4 पाई एप्सिलॉन बाहर कर लिए, ये x की घात जो 2 नीचे है अंश में ले गए तो x की घात -2 बन गया। इस प्रकार से बच्चों आगे हमने ये सूत्र बताया समाकलन का, इसी आधार पर x की घात -2 का समाकलन हुआ, जिसकी वैल्यू आई -1/x। -1/x रखे यहाँ पर, ठीक है। सीधे सीधे लिमिट अप्लाई की। लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है? जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया था वो वैल्यू जहां जहां आई होगी, हालांकि यहां पर एक ही जगह आई है केवल x, तो वहां पर ही आपको अपर लिमिट रखना होता है। फिर माइनस अपनी तरफ से लगाइए, माइनस से देखो बीच में लगा हुआ है। फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1/x की जगह ही लोअर लिमिट इनफिनिटी रख दी है। इस टोटल की वैल्यू 0, तो -0 को कुछ काम लिखने से है नहीं, हटा दिए उसे, केवल ये बचा Q0 1/r। लेकिन इस Q0 को पक्षांतर करके W के नीचे लिख दिए, ठीक है, W के नीचे लिख दिए तो W/Q हो गया। इसे विद्युत विभव की परिभाषा से हम जानते भी बराबर W/Q0 होता है। हो गया, समझ गया हूं।
ठीक है। अब अगर विद्युत विभव बाबू, ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमेशा के लिए आप इसको याद रखना है, याद रखें, ठीक है, याद रखें। अब आपको क्या करना है, जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, क्योंकि मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं बाबू। अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण, अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू, इससे मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर अगर आपको विद्युत विभव निकालना होगा तो क्या बताओगे अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो यहां पर जो भी आप आवेश मानोगे, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का पहले नाम तो दे दोगे, विद्युत द्विध्रुव का नाम दे दो। विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ओहो, विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ए बी विद्युत द्विध्रुव, जिनके बीच की दूरी 2l है, तो l और l में बांट दो, 2l है, l है, ये दो आवेशों से मिलकर के बना है। इससे r दूरी पर किसी बिंदु p पर विद्युत विभव बताना है। तो यहां से दूरी r मध्य बिंदु से, अगर आप बिंदु b से दूरी बताओगे तो r माइनस l हो जाएगी। कैसे है, अभी आपने अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यहां से दूरी r प्लस l हो जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव मतलब VB के कारण अगर देखेंगे तो VB बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, Q अपान में R, तो Q अपान में प्लस का Q है तो Q अपान में दूरी कितनी R माइनस L, ये हो गया। अगर हम VA की वैल्यू निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है, बिंदु P पर विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q के कारण है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस Q माइनस के कारण तो R प्लस L। जब हम विद्युत विभव निकालेंगे तो विद्युत विभव अदिश राशि है तो सीधे इसका योग होगा बिंदु P पर। तो बिंदु P पर अगर कुल विभव निकालेंगे तो VP बराबर होगा VA प्लस VB, या कह लो VB प्लस VA। तो VB की वैल्यू टोटल ये रखेंगे, टोटल ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में R माइनस L। फिर इसकी वैल्यू रखेंगे प्लस VA, तो प्लस की जगह पर लेकिन ये वाला माइनस माइनस कर देगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में R प्लस L। ये अच्छी स्थिति में प्यारे बच्चों क्या, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव, अच्छी स्थिति में विभव, स्थिति में विभव कैसे लैंग्वेज लिखी जाती है, ये आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय सीख लिया था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता अगर निकालें विद्युत क्षेत्र की तो कैसे लैंग्वेज लिखनी है। ठीक वैसे ही इसकी लैंग्वेज लिखना। दूरियां मैंने मान ली, इसको हल कर लेना, इसको हल कर लेना। हल करने के बाद जो आएगा भाई, जो आएगा VP बराबर, जो वैल्यू आएगी आपको वो लिख देना है, जो वैल्यू आए आप उसको हल करना है, ठीक है, हल करना है। निरक्षीय स्थिति में इसका विभव बिल्कुल समान आता है। निरक्षीय स्थिति में जो बच्चों विभव आता है वो निरक्षीय स्थिति में अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में कहें तो 0 आता है। निरक्षीय स्थिति, इसके लंबवत अगर कहीं पर हो तो वो 0 आता है। कल थोड़ी बहुत चर्चा इसके बारे में और कर देंगे, निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। मैंने जो जो पॉइंट्स लिए थे थोड़े थोड़े लगभग वहां तक मैं पहुंच गया हूं। सम विभव पृष्ठ मैंने कहा था, विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता को भी बता सकते हैं लेकिन मैं कल ही रखता हूं, ठीक है। विभव प्रवणता क्या है ना, कल इसके संबंध में बात कर लूंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए ये हमारा विभव टिक हो गया। एकल बिंदु आविष्कार विभव, सम विभव पृष्ठ, अच्छी तथा निरक्षी का मैंने कहा था आपको हिंट देंगे, क्योंकि जो ज्यादा महत्वपूर्ण बताया ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, इसको डिस्कस कर दिए। ऐसा नहीं है कि ये पहले बताया नहीं कि मैंने क्या कहा, ये जो टॉपिक है फुल सिलेबस में अच्छे से बताया गया। और बात रही इनके भी, तो रिवीजन में मैं और भी बहुत सारे जब अभी लाऊंगा 12 घंटे की क्लास, 6 घंटे की क्लास, तो उनमें बच्चों आपको, अब तो 3 महीने हमसे जुदा तो नहीं होगे, हमसे दूरी तो नहीं बनाओगे, तो 3 महीने मैं आपके साथ जम के मेहनत करूंगा। जैसे अच्छी तथा निरक्षी का कुछ कॉन्सेप्ट आपको भूल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इनके डेरिवेशन नहीं कराए जाएंगे, डेरिवेशन करवाऊंगा। विभव प्रवणता आज के लिए नहीं हो पाया है, ये कल होगा। आज के लिए इतना ही बाबू, मिलते हैं कल की क्लास में। खूब खुश रहें और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें। और हाँ एक बात, कल की क्लास प्यारे बच्चों, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्लास लूंगा जो आपका है चैप्टर का, सिलेबस का, वो मैं संडे में शाम में लूंगा। दूसरी चीज, 12th के जो केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास है कल संडे में आप लोग की चलेगी। जो फुल कोर्स में भी बच्चे ज्वाइन हैं उन लोग के लिए कल क्लास संडे में चलेगी, ठीक है, याद रखना। क्रैश कोर्स की क्लास संडे में ऑफ रहेगी। आप लोग रिवीजन कीजिएगा। पहले चैप्टर का जितना पॉइंट मैंने बताया है सब कुछ कल पढ़ लेना, और दूसरे चैप्टर का जो काम मैंने दिया है वो आप कर लेना। जैसे इसका होमवर्क मैंने आपको दे दिया, इसका होमवर्क आप लोगों को पढ़ लेना है बाबू, ठीक है, होमवर्क इसका कर लेना है। तो कल की क्लास क्रैश कोर्स के लिए बंद रहेगी एक दिन का। आप लोगों के लिए भी अभी शुरू में क्रैश कोर्स शुरू किए हो, किस लोगों के पास कॉपी नहीं है, कुछ लोगों के पहली क्लास छूट गई थी, दूसरी लेक्चर छूट गया था, तो बाबू कल आपके पास मौका है, कल आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग के फायदे के लिए ही कल की क्लास जो होगी वो कोर्स वाली चलेगी,
जो लोग फुल कोर्स में जुड़े हैं, संडे में उनकी क्लास चलेगी और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग का जो क्लास चल रहा था अभी कल संडे भर के लिए आप लोग को छूट ये दिया जा रहा है कि आप रिवाइज कर लें, क्योंकि अब सभी चैप्टर के सभी सब्जेक्ट के लगभग दूसरे चैप्टर में टीचर लोग पढ़ाने लगे हैं। तो अगर दूसरे तीसरे चैप्टर को पढ़ाने लगे हैं तो आपका जो बच्चे लेट से जुड़े हैं, बैकलॉग लगा है, वो लोग जुड़ जाएंगे और आप लोग के पास अभी भी समय है कि अपने दोस्तों को इस बात को बता दें, यानी अकेले अकेले पढ़े जा रहे हैं। दोस्त जैसे आप मेरे दोस्त हुए, है ना, मैं गुरु हूं, मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको सलाह, शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी प्रयास करता हूं, तो हर तरह से मैं आपके साथ जुड़ा हूं। याद रखें, आप अपने छोटे भाई जो भी हों आपके अपने दोस्त में, जहां कहीं भी हो, आप उन्हें बता दें, इन्फॉर्म कर दें कि क्रैश कोर्स टारगेट बोर्ड में अच्छे तरीके से चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोस्तों में, ठीक है, बोल सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इस प्राइस के कारण ही अन्य बड़े बड़े संस्थानों ने भी, छोटे बड़े सभी संस्थानों ने प्राइस को कम कर दिया। टारगेट बोर्ड आपके लिए हमेशा से करता आया है, जल्द ही कुछ बड़ा अनाउंस होगा, प्रिंस सर आपके सामने आएंगे और कुछ बड़ा आप लोगों को क्रैश कोर्स के लिए बच्चों को तोहफा देंगे। बच्चों, उम्मीद है आप सभी इन सभी बातों को समझ रहे होंगे और अपना प्यार हमेशा बना के रखेंगे। खूब मेहनत करना है, झंडा गाड़ देना है इस बार टारगेट बोर्ड का। बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन में जब हम लोग आए तो हम लोग आप लोगों की संख्या को देख करके खुश हो जाएं, खाना पीना छोड़ दें, आपके प्यार और मोहब्बत की ही बातों से भर जाएं। इतने सारे बच्चे टॉपर में मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो बच्चों खूब जम के मेहनत करते रहें, एक दृढ़ विश्वास बस बना करके रखें, अपना आत्मविश्वास प्रबल रखें, उम्मीदें जरूर साकार होंगी। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।